नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों को लेकर के राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। और इससे भी और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, शेख हसीना को लेकर के। शेख हसीना को यूके ने शरण देने से मना कर दिया है और एयरपोर्ट पर शेख हसीना से मिलने के लिए पहुंचे अजीत डोभाल। और बड़ी खबर जिसका लोगों को है इंतजार, वो ये कि अब कौन बनेगा बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री। इस सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे मुस्लिम नेता को बनाया जा सकता है बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। और ऐसे में जब बांग्लादेश के हालात, आपको पता है कि बांग्लादेश में किस तरीके की स्थिति है, ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि इनके नाम पर पक्की मोहर लग जाए। बहरहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें मोहम्मद यूनिस का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनिस कौन है वो आपको बताएंगे और इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी की जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले बता देते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बुरे हालात बने हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश सरकार को लेकर के बड़ी खबर, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यूके ने शेख हसीना को शरण देने से मना किया, शेख हसीना को झटका। तो एक बड़ा खबर और बांग्लादेश में सरकार को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। और मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। मोहम्मद यूनिस नोबेल पुरस्कार विजेता है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं, शांति बहाली करने के लिए इनके नाम की चर्चा बहुत जोरों से है। शांति बहाली के लिए यूनिस के नाम की चर्चा जोरदार। और ऐसे में पुख्ता खबर जो है वो हो सकती है कि इन्हीं के नाम पर आखिरी मोहर लग जाए। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है और जायजा लिया है बांग्लादेश के हालात को लेकर के। बांग्लादेश के हालात पर राहुल गांधी ने चर्चा की है विदेश मंत्री के साथ में। तो बड़ी खबर। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर शेख हसीना से मिलने के लिए पहुंचे हैं अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे, दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। बांग्लादेश में अभी भी 6000 भारतीय मौजूद हैं और ये 6000 भारतीय, उनको लेकर के क्या कुछ रुख रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा सभी नेता शांति बना करके रखे, भड़काऊ बयान ना दें, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ सकते हैं। तो एक तरफ जो है ये बयान। और बीएसएफ के डीजी पश्चिम बंगाल पहुंचे, हालात पर नजर। तो ये बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। यूके ने मना कर दिया है शेख हसीना को शरण देने से और एक तरीके से बड़ा झटका है। शेख हसीना भारत पहुंची थी। भारत में गाजियाबाद के पास में हिंडन एयर बेस पर उनका विमान उतरा। हालांकि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो लंदन जा रही है नहीं जा रही है। लेकिन हालांकि इस बीच में खबर ये है कि मना कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या बातचीत चल रही है, क्या किसी और देश में बातचीत चल रही है, ये अभी तक संशय बना हुआ है। और ऐसे में सवाल ये भी कि अगर शेख हसीना को कहीं पर शरण नहीं मिलेगी तो क्या भारत में ही उनको शरण लेनी पड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल, अब राहुल गांधी ने यहां पर मुलाकात की है विदेश मंत्री से, एस जयशंकर से मुलाकात की है और मुलाकात करके बांग्लादेश में ताजा हालातों पर चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त में हो रही है ये कि आखिरकार कौन होगा बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री। क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि अब शेख हसीना वापसी नहीं लौट सकती हैं। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियां जगह जगह तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर लेकर के तोड़ी जा रही हैं, कहीं पर कोई हथौड़े से तोड़ रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। और शेख हसीना ने जिस तरीके से रज्जाक वहां पर लोगों को कहा, यानी गद्दार कहा, प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा,
उससे लोगों में विशेषकर नाराजगी है। 3 बड़ी चीजें जिसकी वजह से शेख हसीना डाउनफॉल पूरी तरीके से हो गई। सबसे पहले आरक्षण को लेकर के शेख हसीना के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ती रही। उसके बाद में प्रदर्शनकारियों को जिस तरीके से उन्होंने गद्दार कहा, इसको लेकर के नाराजगी बढ़ती रही। और उसके साथ साथ शेख हसीना ने जिस तरीके से चुनाव में ये उन पर बार बार आरोप लगा, धांधली करके चुनाव जीता, करीब 300 में से 280 के करीब सीटें उन्होंने जीती, तो इससे जो है वो अपने आप में सवाल खड़े हो गए। बहरहाल के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के सबसे पहले आप ये बताइए, जो नाम चर्चा में है इस वक्त में, मोहम्मद यूनिस का नाम चर्चा में है। मोहम्मद यूनिस को नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मोहम्मद यूनिस के बारे में खबर ये आ रही है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्या कुछ उनके बारे में और जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, उनके लिए उनके बारे में सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि उनके और शेख हसीना के रिश्ते कैसे थे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन पूरी है कि शेख हसीना किसी भी कीमत पर यूनुस को पसंद नहीं करती थी, और यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और वो थे कौन? वो है कौन? उनके लिए उन्होंने ग्रामीण बैंकों की स्थापना बांग्लादेश के भीतर कराई। साथ ही जो ऋण कार्यक्रम थे, छोटे ऋण, माइक्रो ऋण कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराए। और साथ ही 2007 में उन्होंने अपनी नागरिक शक्ति पार्टी की स्थापना की। 1961 से 65 तक उन्होंने अर्थशास्त्र की जो पढ़ाई की है चिटगांव यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में ही पीएचडी की है, और वो की है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2009 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर लगा, और जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा भी सुनाई। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के लाखों लोगों को वो गरीबी से बाहर लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी वो शेख हसीना की नजरों में चुपते रहे, खटकते रहे, और इसीलिए उनकी शेख हसीना कभी भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। और अब जो सबसे ज्यादा नाम उनका चल रहा है आगे, शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। देखिए, अब ये जो बात आपने बताई कि मोहम्मद यूनिस वो शेख हसीना के पसंदीदा नहीं है, वो आपस में उनकी बनती नहीं है, या एक दूसरे को दोनों पसंद नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि वहां की आवाम को आपको शांत करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना होगा जो शेख हसीना का करीबी कम से कम ना हो। अगर शेख हसीना का करीबी कोई प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो हो सकता है कि फिर से हालात इसी तरीके से हो जाए। और अब हालात अपने आप में चरम पर है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आपको कोई एक ऐसा नाम चाहिए जो बिल्कुल उसके उलट हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यह भी देखना होगा कि कौन सा ऐसा नाम हो जो भारत के कम से कम हित में हो, क्योंकि बाकी और वहां पर जितने भी राजनीतिक ग्रुप हैं या जितने भी राजनेता हैं, उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के प्रति झुकाव जो है वो दिखता है। ऐसे में कम से कम मोहम्मद यूनिस का जो आप राजनीतिक लाइन कहें या उनका राजनीतिक झुकाव कहें, भारत के लिए फिर भी ठीक ठाक है। और ऐसे में अगर मोहम्मद यूनिस को बनाया जाता है तो मोहम्मद यूनिस को बनाना भी भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं रहेगी। बाकी इसके अलावा अगर बागडोर किसी और के हाथ में जाती है तब मुश्किल जरूर हो सकती है। और एक बड़ी पर्सनैलिटी है, ये जरूर है कि शेख हसीना के ना तो करीबी थे ना उनके पसंदीदा थे, लेकिन ये सही है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी एक बड़ी हस्ती है। और ऐसे में उनको बनाया जाना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बड़ा जो है वो एक तरीके से कदम हो सकता है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए। क्योंकि आपको अब कोई ना कोई एक ऐसा नाम चाहिए जो नाम डिस्प्यूटेड ना हो, जिस नाम पर विवाद ना हो, और जिस नाम को लेकर के लोगों की आम राय बन जाए, कोई ना कोई एक ऐसा नाम चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि भारत अब वहां पर चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी कर रहा है। भारत के अभी भी 6000 लोग वहां पर फंसे हुए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भी हैं। और ऐसे में एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त में अपने लोगों को निकालना। नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए इस वक्त में एक बड़ी समस्या ये है कैसे वहां से लोगों को निकाला जाएगा। और 6000 लोगों को निकालना वो अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो
एक काम है, बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन हम उम्मीद ये करें कि हालात जल्द ठीक हो जाए और उन लोगों को निकालना ना पड़े। कम से कम सरकार की तरफ से एक मैसेज ये दे दिया जाए कि हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हालात को जो है वो 24-48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर ठीक कर लिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। अभी जो वहां पर जानकारी निकल करके सामने आ रही है, कुछ हद तक जो प्रदर्शनकारी है वो शांत हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी एक तरीके से गुस्सा था, सबसे बड़ा जो एक डर था कि शेख हसीना वो प्रधानमंत्री बनी हुई है, शेख हसीना लगातार उनको गद्दार बोल रही है। ये बयान, इस तरह के बयान आपको बहुत जगह पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शेख हसीना की अगर हम पर्टिकुलर अभी बात करें या बांग्लादेश की पर्टिकुलर बात करें, तो प्रदर्शनकारियों के अंदर एक गुस्सा था कि आपने हमें आंदोलनकारी नहीं माना, आपने हमें गद्दार माना और उनको अब उखाड़ करके बाहर कर दिया गया है। ये देखिए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, कई बार ऐसा होता है कि तानाशाही में आप विरोध की आवाजों को सुन ही नहीं पाते। तानाशाही में ऐसा होता है कि आप अपना अहंकार इतना ऊंचा कर लेते हैं कि आपको आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती, और वही शेख हसीना के साथ हुआ। अगर वो कुछ अपने मंत्रियों को हटा देती, जिन मंत्रियों ने तीखे बयान दिए थे उनको हटा देती, उनको इस्तीफा ले लेती, तो हो सकता है कि उनको अपना इस्तीफा नहीं देना पड़ता। और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि अगर आप डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं तो डेमोक्रेसी आपको बचाएगा, आपकी इज्जत करेगा और आपकी इज्जत करवाएगा भी। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी को तानाशाही की तरफ लेकर के चलेंगे, ऑटोक्रेसी की तरफ लेकर के चलेंगे, तो फिर वही होगा जो आज ममता बनर्जी के साथ, ये आज जो है वो शेख हसीना के साथ हुआ है। और ममता बनर्जी के साथ की तरफ से कहा गया कि सब लोग शांति बना करके रखें, कोई भड़काऊ बयान ना दे। उनको पता है क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर भी उन्हीं के साथ शेयर होता है, सबसे ज्यादा लोग भी बांग्लादेश के ही है उस तरफ में। तो ऐसे में अब सरकार क्या स्टेप लेगी? ममता यहाँ पर शेख हसीना जो है वो अभी भारत में रहेंगी, किसी और देश में जाएंगी? आज की रात एक तरीके से बड़ी कयामत की रात कही जा सकती है शेख हसीना के लिए, क्योंकि अभी तक वो किसी देश में शरण भी नहीं पा सकी हैं। और ऐसे में बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि कैसे जो है वो अपने आप को यहाँ पर इस परिस्थिति से बाहर निकालती है। और एक और सबसे बड़ा सवाल इसमें ऐसे में ये भी है कि अगर, क्योंकि भारत ने भी उन्हें कोई रुकने के लिए कोई ऐसी सहमति नहीं जताई है, भारत इस पर एकदम से चुप है, और इसीलिए जो यूनुस, जिनका नाम प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है, उनका भी ये कहना है कि भारत की जो ये चुप्पी है ये उन्हें पसंद नहीं आ रही है। अभी 1-2 दिन पहले ही जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर, उन्होंने ये बयान दिया था जब उनसे कहा गया कि आप बांग्लादेश की इस हिंसा पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये सरकार कुछ कहना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि वो घरेलू मामला है बांग्लादेश का, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो मोहम्मद यूनुस ने यही कहा था कि अगर भाई के घर में आग लग रही हो तो आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। और ये जो आग है या ये जो हिंसा है, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये सिर्फ बांग्लादेश की सीमा तक नहीं है, ये उसके बाहर तक भी जाएगा, इसका असर उसके बाहर तक जाएगा, इसका जो प्रभाव है वो बाकी देशों पर भी पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत को तो कम से कम चुप नहीं रहना चाहिए, और हमारी जो नजरें हैं उम्मीद के साथ वो भारत की तरफ है कि भारत हमें किस तरह से इन मामलों को टैकल करने के लिए हिम्मत देता है और क्या कुछ इस पर अपना जो वक्तव्य है वो रखता है। तो मोहम्मद यूनुस ने भी ये कहा था कि मुझे इस बात को सुनकर बड़ी पीड़ा हुई कि उन्होंने घरेलू मामला कहकर इस मामले को खत्म कर दिया है, अगर वो 2 शब्द भी बोलते तो शायद इस देश को सुकून मिल जाता, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा था। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस का जो रुख है, आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के प्रति उनका रुख कैसा है। अगर वो भारत से बोलने के लिए चाहते हैं कि भारत इस मामले में दखल दे, अगर वो ये चाहते हैं कि भारत हस्तक्षेप करे या भारत कुछ ना कुछ लोगों को समझाए या अपील करे, तो इस आधार पर यह समझा जा सकता है कि भारत के लिए वो बड़े पॉजिटिव हैं और भारत को बड़ी उम्मीद की नजरों से देखते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप नेताओं के बयान को देखेंगे तो नेताओं के बयान बहुत कुछ कह रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का बयान है, फिर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है और तमाम नेताओं के बयान है, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के बयान है। इन सबके बयानों को आप किस तरह से देखेंगे? अब बयानों पर हम आएंगे, लेकिन एक मैसेज है जो बांग्लादेश से निकला है, और वो मैसेज पूरी देश को, बांग्लादेश को भी अब समझ में आ गया है कि वो मैसेज क्या था। जब चोट लगती है, जब सर पर पड़ती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, क्या जो है वो लगातार हवा में था, क्या मैसेज लगातार जो है वो जनता के बीच में था, जनता आपको दे रही थी, आप सुन नहीं रहे थे। तो आज वो शेख हसीना को भी समझ में आ गया है,
बांग्लादेश में भी पूरे जो उनकी सत्तारूढ़ पार्टी है उनको भी समझ में आ गया है, और दुनिया भर में लोगों को समझ लेना चाहिए, नफरत की तानाशाही की हार होती है। नफरत आपको कभी भी जिता नहीं सकती, तानाशाही आपको कभी भी बड़ा नेता, बड़ा आदमी बना ही नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है, आप कितने ही बड़े नेता हो, कितने ही पॉपुलर नेता हो, लेकिन आपकी तानाशाही अगर शुरू हो गई, आपके अंदर अगर नफरत आ गई, तो फिर आपको घुटने टेकने में वक्त नहीं लगेगा। ये जरूर मैसेज है, और ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि आप नफरत अगर पालेंगे, अपने लोगों से नफरत पालेंगे, तो आपके घर में आग लगने में देर नहीं लगेगी। ये मैसेज सीधा क्लियर है। एक यहाँ पर जो है वो एक दर्शक है, राम किशोर, नाम में राम है, कैसे राम है पता नहीं मुझे तो, और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में पत्रकार धर्मेंद्र सिंह के अब्बू जान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो रामकिशोर जी मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन चलिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम ने आप इतना तो समझते हैं कि मेरे अगर अब्बूजान होते भी तो वो किसी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। खैर, आप पता नहीं किस लायक है, किस लायक नहीं है, लेकिन ये नफरत जो है वो देश में, दुनिया में जलाने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये नफरत जो है खत्म कर देगी, और यही नफरत से आज बांग्लादेश झुलस रहा है। आज वो बांग्लादेश झुलस रहा है। रामकिशोर जी, आप देखिए, आज वो बांग्लादेश झुलस रहा है जो आर्थिक प्रगति की तरफ चल रहा था, और यही शेख हसीना, जिनको आज तानाशाह कहा जा रहा है, यही शेख हसीना ने पिछले 15 साल से लगातार वहां पर शासन किया, और पिछले 15 साल से लगातार भारत के साथ में मिलकर के कई सारी परियोजनाएं अपने देश में लेकर के गई, और लगातार वहां पर देश को जो है वो आर्थिक गति पर आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब तानाशाही आ जाती है, अहंकार आ जाता है, अपने आप को परमात्मा लोग मानने लग जाते हैं, दूसरे को तुच्छ मानने लग जाते हैं, दूसरे को जो है वो गालियां देने लग जाते हैं, और इस प्रकार की आईटी सेल से गालियां दिलवाने लग जाए, तो सोच लीजिए कि उनका अंत निकट आ रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैसेज है, देश के लिए मैसेज है, दुनिया के लिए मैसेज है कि नफरत की आग को बुझाइए। मैं यहाँ पर आपके लिए गलत नहीं कहूंगा, ना मैं आपके पिता के लिए कोई गलत कहूंगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो बयानबाजी है, ये इस बयानबाजी से किसी का भला नहीं हो सकता। बहरहाल खबर पर आते हैं। खबर जो है वो बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश में हमारे 6000 जो भाई फंसे हुए हैं, 6000 लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कम से कम सोचिए कि आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही है। कुछ देर पहले कंगना रनौत ने भी इसी प्रकार का जो है वो बयान दिया। कंगना रनौत ने भी जो है वो जय श्री राम कह करके और कुछ लोगों को चिढ़ाने का काम किया। तो कम से कम ये वक्त नहीं है आप जो है इस प्रकार की राजनीति करें। राजनीति करने के लिए आपके पास में बहुत समय है, लगातार आप करते ही रहते हैं, लगातार किसी को अब्बू जान, किसी को कुछ वो बताते ही रहते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि ये कहां से आ रहा है। ये जो अब्बू जान आपके पास में लिख करके आ रहे हैं, या अब्बू जान आपके दिमाग में डाला जा रहा है, वो कहां से आ रहा है। तो ये तो जो है वो बिल्कुल साफ है। लेकिन इस वक्त में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने मुलाकात की है, और जैसा दोपहर में मैं कह रहा था कि गांधी परिवार को इसमें पहल करनी चाहिए। राहुल गांधी इस वक्त में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उसके साथ साथ राहुल गांधी विपक्ष, एक गांधी परिवार का एक जुड़ाव भी रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुजीबुर रहमान, जिनका ये शेख हसीना के पिता, उनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता था, महात्मा गांधी के तरीके से उनको देखा जाता था, और आज उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी महान हो या कैसा भी हो, लेकिन उसको समझने के लिए भी आपको एक महानता चाहिए। आपके पास में जो है वो हीरा पड़ा हुआ है, और आपको परख ही नहीं है अगर हीरे की, तो आप उस हीरे को जो है वो ऐसी कांच समझ करके छोड़ देंगे, ठोकर मार देंगे उसको। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से भारत में लगातार इसको लेकर के डेवलपमेंट हो रही है, अजीत डोभाल मिलने के लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत का कहीं ना कहीं यही पहलू है कि वहां पर जाकर के शेख हसीना से समझा जाए कि कितने हालात खराब है, किसको जो है वो आगे लाया जा सकता है, किसके नाम पर चर्चा हो सकती है। बहुत कुछ जो है वो उनसे मिल करके तय होगा। हालांकि ये मिलना अपने आप में एक तरीके से गलत भी हो सकता है, क्योंकि चीजें अगर खराब होंगी तो फिर इस मुलाकात के भी मायने होंगे, और शायद इसीलिए अजीत डोभाल को भेजा गया है, और एयरपोर्ट पर ही भेजा गया है। अभी तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाई है शेख हसीना, और वो बाहर इसीलिए नहीं निकल पाई है क्योंकि उनको भी पता है, और भारत की सरकार को भी पता है कि शेख हसीना को इस वक्त में बाहर लेकर के आना, शेख हसीना को जो है वो अभी शरण देना, जब दूसरे देश शरण नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो जल्दबाजी से भारत की सरकार भी बचना चाह रही है,
शेख हसीना भी बचना चाह रही है, बांग्लादेश के हालात पर लगातार जो है वो नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जो बात आपने कही कि किसी भी इंसान की महानता को समझने के लिए महान आपको बनना पड़ेगा। एक फिल्म है गॉडसे और गांधी, तो उसमें जब गॉडसे गांधी को गोली मार देते हैं तो कुछ नेता ये कहते हैं कि देखिए रातों रात गॉडसे कितना बड़ा आदमी बन गया, कितना उसका नाम हो गया है। तो नेहरू का उस समय पर एक डायलॉग है और नेहरू ये कहते हैं कि गॉडसे बनने के लिए सिर्फ एक रात लगती है, लेकिन गांधी बनने के लिए पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है। तो इसलिए महानता की जरूरत है कि आप कैसा बन रहे हैं, उसमें समय कितना लग रहा है, कितना आप खुद को खपा रहे हैं। और रही बात जिस तरह की स्थितियां हैं, और अभी एक कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐसी स्थिति भारत में क्यों नहीं आ रही है कि जब जनता सड़कों पर आ जाए। देखिए ये बात कहना या सोचना बड़ा आसान हो सकता है या लिखना बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझदारी के नजरिए से देखेंगे तो बांग्लादेश आज इस स्थिति के बाद, इस प्रदर्शन के बाद कम से कम 10 से 15 साल पीछे चला गया है। जो इकोनॉमी उसकी बढ़ रही थी, जिस तेजी से बढ़ रही थी, जिस तेजी के साथ वो विकास कर रहा था, और ये माना जा रहा था सभी मानकों के आधार पर कि 2026 तक वो विकासशील देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, अब उस स्थिति से बहुत पीछे चला गया है। अब उसे फिर से उस जगह पर आने के लिए कम से कम 10 साल लगेंगे, तब जाकर ऐसा होगा। सोचे कि कपड़े का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो बांग्लादेश है। अब ऐसे में कितने दिन से सारी व्यवस्थाएं ठप है, आयात निर्यात सब ठप है। अब ऐसे में आयात निर्यात नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो उसकी मार सीधी जनता पर पड़ेगी और उसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा और बाहर के देशों से संपर्क टूट जाएगा। जो निवेश किया है वो सब उठकर चला जाएगा बांग्लादेश से। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना बने तो ज्यादा बेहतर है, और सरकारें पहले ही अपनी आंखें खोल ले तो और ज्यादा बेहतर है। अब अगर हम जो बयानबाजी आ रही है नेताओं की तरफ से, उनको समझना इसलिए जरूरी है कि आखिर बीजेपी के नेता जो लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसे में बयानबाजियों से बचना बड़ा जरूरी है। एक देश संकट में है, वहां के लोग संकट में हैं, तो इस समय पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना या फिर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी से बचना बड़ा जरूरी है। अगर आप बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी देखेंगे, उनकी आप तुलना कीजिए और फिर जो बाकी पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको आप देखेंगे तो आपको धरती आसमान का फर्क नजर आएगा। एक तरफ जो कंगना रानौत ने अपना एक्स पर जो पोस्ट किया और उन्होंने जो लिखा कि हम अभी तक यही देख रहे हैं कि सारे लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है उसका जवाब आज बांग्लादेश से आपको मिल गया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में वैसी स्थिति, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। सोचिए उन्हें ऐसे पर भी अपने हिंदू वाले एजेंडे पर राजनीति चमकाना उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि सीधे तौर पर वो आपदा में अवसर ढूंढ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की नेता है लोकेट चटर्जी, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो सुरक्षा कराई है भारत में और भारत का जो डंका बजा है और जितना सुरक्षित उन्होंने भारत को कर दिया है, उसी का कारण है कि चीन या पाकिस्तान न जाने की सोचकर शेख हसीना ने भारत में शरण लेना ज्यादा बेहतर समझा। यानी कि कहीं ना कहीं या तो प्रधानमंत्री को चमकाना है, अपने हिंदुत्व की राजनीति को चमकाना ही उन्होंने एक प्रण बना लिया है। अब आप बाकी अगर नेताओं का बयान देखेंगे तो ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, रणनीति के तहत काम करना चाहिए, सरकार का जो फैसला होगा उसका हम समर्थन करते हैं। 12% के करीब वहां पर हिंदू आबादी है और बात केवल ये नहीं है कि हमारी चिंता जो है वो किसी पर्टिकुलर एक आबादी को लेकर के हो, हमारी चिंता उससे बड़ी है। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा मित्र है वो अगर इस वक्त में ऐसे हालात से गुजर रहा है कि वहां से एक प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। सोचिए इस बारे में, हम हिंदू की चर्चा करें, हम मुसलमान की चर्चा करें, उनकी चिंता करें, तो एक साइड किनारे रख दीजिए आप एक बात को, आप इसी से सोच लीजिए कि वहां पर क्या हालात है। एक प्रधानमंत्री को भागना पड़ा वहां से, प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे? जाहिर सी बात है वहां पर हिंदू भी जो है वो खतरे में है, बाकी और लोग भी खतरे हैं। अभी इस वक्त में वहां पर जो बोलबाला है वो उन प्रदर्शनकारियों का बोलबाला है और वो प्रदर्शनकारियों का बोलबाला कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही हम शेख हसीना ने की, वो तानाशाही आज उनके सामने खड़ी हो गई। लोगों की आवाज को सुनना बंद कर दें। आप एक वक्त में बहुत पॉपुलर लीडर हो सकते हैं,
एक वक्त में आपको लोग सुनते हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, 15 साल तक आपकी सरकार रहती है, लेकिन वक्त होता है कि आपका खत्म हो जाता है, और आपका वक्त खत्म होने के बाद आपको अपने आप से पीछे हट जाना चाहिए। और जब आप पीछे नहीं हटते हैं, जब आप 300 में से 200 से ज्यादा सीटें अपनी खुद के ले आते हैं और उन सीटों के ऊपर भी पारदर्शिता नहीं बरतते हैं, तो फिर अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप क्या वाकई उस देश को पूरी तरीके से तानाशाह के तौर पर चला रही हैं? ये सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए आज आप देखिए कि शेख हसीना का ये हाल हुआ है। लेकिन शेख हसीना को एक तरीके से हमें इसलिए भी जो है देखना चाहिए कि शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में थी, बांग्लादेश में भारत की तरफ से एक ऐसा नेता था कि जो कम से कम भारत के लिए एक अच्छा सुखद मित्र था। लेकिन अब वहां पर नई हुकूमत किसके हाथों में होगी, और वो हुकूमत जिसके हाथ में होगी, क्या वो अपने ही हाथों से हुकूमत को चलाएगा, या उसके जो हाथ हैं वो कहीं पर चीन में या पाकिस्तान में बैठे होंगे और वो सिर्फ कठपुतली के तरीके से उसको चलाएगा? ये बड़ी जो है चिंता हम सबकी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत की आर्मी ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई है, और ऐसे में जो चिंता है हमारी, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, बजाय इसके कि जिस तरीके से अभी जो हालात हो रहे हैं उस पर हिंदू मुस्लिम और ये तरह तरह की बयानबाजी करके नंबर स्कोर करना, नफरत को और बढ़ावा देना। अभी आप ये मत भूलिए कि वो हमारा एक मित्र मुल्क है, और उसके बारे में हम जो है वो तरह तरह की बयानबाजी करके, बात करके, और फिर उसके बारे में नंबर स्कोर करें, या ये कहें कि वहां पर जो है वो हिंदुओं को लेकर के बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा है। आप केवल हिंदुओं को ही क्यों देख रहे हैं? आप बताइए, वहां पर तो एक मुस्लिम ही थी, शेख हसीना, उसको छोड़ करके भागना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि केवल जो है वो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये काम किया गया है। तो ये सब बातें हैं और जो अभी चल रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों की जो है वो भले ही कुछ भी राय हो, लेकिन इस वक्त में देश में जितने भी संजीदा व्यक्ति हैं या जो भी अमन चैन पसंद नेता है, उनकी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर के है कि अगर पाकिस्तान की तरीके से ही अगर बांग्लादेश हो जाता है, तो फिर हम सबके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दो मोर्चों पर हमारे लिए जो है वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दो नहीं बल्कि तीन मोर्चे भी खुल सकते हैं। फिर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों धड़े एक हो जाएंगे। और फिर आप ये कहें कि श्रीलंका, वो अपने आप में कोई बहुत सक्षम नहीं है, श्रीलंका को भी कितना चीन ने जो है वो कर्जे में अपनी तरफ खींच लिया है, तो ऐसे में श्रीलंका को भी चीन जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि इन सारे हालातों के बीच में हमारी चिंताएं क्या हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और जिस तरीके से अभी खबर निकल करके सामने आ रही है मोहम्मद यूनिस को लेकर के, अगर मोहम्मद यूनिस का नाम भी वहां पर फाइनल होता है, तो भी कम से कम ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए बहुत बुरा नहीं होगा, भारत के लिए कम से कम कुछ अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल साफ है कि शेख हसीना के हटाए जाने के बाद उनके किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। यहां तक कि शेख हसीना के गृह मंत्री, उनके आवास पर भी आग लगा दी गई। तो आप सोचिए कि क्या हुआ है वहां पर। वहां पर से पीएम आवास में घुस करके लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, वहां पर घुस करके संसद में घुस गए लोग। तो पूरी तरीके से हालात इस वक्त में बिल्कुल बांग्लादेश के ऐसे तित्र बित्र हैं कि जिनको संभालने में अभी वक्त लगेगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी दो चिंताएं हैं, शेख हसीना को कैसे सेटल किया जाए, और उसके साथ साथ वहां पर नई सरकार का गठन कैसे हो। शेख हसीना के बाद में आप एक बात और भी जानिए, अभी जो अंतरिम सरकार की बात वहां पर चल रही थी कि 18 लोगों को मिलाकर के एक अंतरिम सरकार बना देते हैं, तो ऐसे में ये भी है कि सेना ही वहां पर सब कुछ देखेगी। लेकिन सेना भी आप ये नहीं कह सकते कि सेना वहां की बहुत ज्यादा जो है वो विश्वसनीय है जैसे भारत की सेना है, ऐसे नहीं है। क्योंकि वहां की सेना के भी बड़े बड़े जो है वो अलग अलग देशों में बड़े बड़े बंगले हैं, जैसे पाकिस्तान की सेना के होते हैं। और कहीं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते जैसे पाकिस्तान की सेना है वैसे ही वहां की सेना भी रहेगी, या पाकिस्तान की सेना की तरीके से वहां की सेना गद्दी को अपने हाथ में ले लेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी हालात जो है वो सेना के हाथ में के ज्यादा वक्त तक छोड़ने वहां पर ठीक नहीं रहेंगे। कोई ना कोई सरकार बने, ये जो है वो बड़ा सबका प्रयास होना चाहिए।
बिल्कुल। और देखिए, ये तो सभी का प्रयास होना चाहिए कि वहां सरकार बने, और उस सरकार का फिर जो रुख है वो भारत को लेकर क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है ही। और जो लगातार ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हिंदू अपने कान खोल लें वहां की स्थिति को देखकर, वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ये नैरेटिव कम से कम अभी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये समय सबके साथ देने का है। ये समय वहां संकट में फंसी बांग्लादेश की जनता का साथ देने का है, उसका हौसला बढ़ाने का है, क्योंकि स्थिति बहुत विकट है। बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? शेख हसीना का आखिर अगला ठिकाना क्या होगा? ये सारी बातें आप इन पर क्या राय रखते हैं, उसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।